वेलकम टू बैक विद क्लासेस। ये हमारा अध्याय 15 है। 15 अध्याय हम लोग पढ़ने वाले हैं और ये सब चैप्टर जो है छोटे छोटे हैं बिल्कुल। 1 से लेकर 10 तक जो चैप्टर था सारे इम्पोर्टेंट थे और थोड़ा लॉन्ग भी था। इम्पोर्टेंट तो सभी चैप्टर होते हैं, एग्जाम में क्वेश्चन सभी चैप्टर से आते हैं। भले वेटेज सबका अलग अलग होता है, किसी चैप्टर से 2, किसी से 4, किसी से 1 क्वेश्चन, बट आते हैं। क्योंकि इस बार जो एंट्रेंस एग्जाम में हुआ था, मतलब जिस चैप्टर से नहीं आना चाहिए वही चैप्टर से क्वेश्चन आए हैं और बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन पूछा था, इंट्रोडक्शन से पूछा था, डेफिनेशन से पूछा था। तो ये सब गलतियां आप लोग को नहीं करना है। आप लोग को पूरा हिंदी मीडियम में ही दिया जा रहा है तो पूरा एक बार देख लेना। जिनका पहले से ऑलरेडी कंप्लीट है बायो, उनके लिए तो काफी हेल्पफुल हो रहा होगा। बाद बाकी जो फर्स्ट टाइम पढ़ने वाले होंगे या फिर जो बच्चे 11 का एग्जाम देने वाले हैं, बोर्ड का एग्जाम, जैसे जिस जगह में हिंदी मीडियम से बोर्ड एग्जाम होती हैं 11 की 12 की, तो उनके लिए भी हेल्पफुल होने वाले हैं। और जो अभी नीट का प्रिपरेशन करेंगे 2025 के लिए या फिर अलग अलग एग्जाम में जो भी एग्जाम देते हैं, जिनका बायो नीड है या साइंस की जरूरी है, तो उनके लिए इम्पोर्टेंट है। तो अध्याय 15 में आपका क्या पढ़ना है, देखिए इसमें भी इम्पोर्टेंट है कुछ कुछ। कल वाला चैप्टर में भी जो था टाइडल वॉल्यूम ये सब हम बता दिए थे उसमें कि वो सब उसमें इम्पोर्टेंट है। जो क्वेश्चन उसमें पूछा जाता है उसमें थंबनेल भी वही लगा हुआ है। यहाँ पे देखिएगा सरल द्रव तथा परिसंचरण है ना। तो इसमें हम लोग को पढ़ना क्या क्या है। पहला में रुधिर, दूसरा में लसिका, तीसरा परिसंचरण पथ, चौथा में द्वीप आपका द्वीप परिसंचरण, और पांचवा जो है हृदय क्रिया का नियंत्रण, और छठा में है परिसंचरण से संबंधित रोग। यदि आपके लिए वीडियो सच में हेल्पफुल हो रहा होगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करके शेयर भी कर दीजिएगा आगे, ताकि आपके जो भी फ्रेंड सर्कल होंगे उनको जरूर शेयर करें। और कमेंट बॉक्स में प्यारा से कमेंट कर दीजिएगा। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले दिया है कि अब तक आप यह सीख चुके होंगे कि जीवित कोशिकाओं को ऑक्सीजन, पोषण, अन्य आवश्यक पदार्थ उपलब्ध होने चाहिए। ऊतकों के सुचारू कार्य हेतु अपशिष्ट या हानिकारक पदार्थों जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड का लगातार निष्कासन आवश्यक है। क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड का लगातार आपका निष्कासन आवश्यक है। अतः इन पदार्थों की कोशिकाओं तक से चलन हेतु एक प्रभावी क्रिया विधि का होना आवश्यक था। एक प्रभावी क्रिया विधि का होना आवश्यक था। विभिन्न प्राणियों में इस हेतु अभिगमन के विभिन्न तरीके विकसित हुए हैं। सरल प्राणी जैसे कि स्पंज और सिलेंट्रेट बाहर से अपने शरीर में पानी का संचरण शारीरिक गुहाओं में करते हैं, ठीक है ना, शारीरिक गुहाओं में करते हैं, जिससे कोशिकाओं के द्वारा इन पदार्थों का आदान प्रदान सरलता से हो सके। क्या हो सकता है? कोशिकाओं का द्वारा पदार्थों का आदान प्रदान क्या हो सके? बिल्कुल इजी में हो सके, सरलता से हो सके। जटिल प्राणी इन पदार्थों के परिवहन के लिए विशेष तरल का उपयोग करते हैं। क्या करते हैं? विशेष तरल का उपयोग करते हैं। मनुष्य सहित उच्च प्राणियों में रक्त इस उद्देश्य में काम आने वाला सर्वाधिक समान तरल है। एक अन्य शरीर द्रव लसिका भी कुछ विशेष तत्वों के परिवहन में सहायता करता है। इस अध्याय में आप रुधिर एवं लसिका के संगठन एवं गुणों के बारे में पढ़ेंगे। इसमें रुधिर के परिसंचरण को भी समझाया गया है। तो पहला जो हम देखेंगे इसमें रुधिर देखेंगे। क्या देखेंगे? रुधिर। रुधिर में क्या है कि रक्त एक विशेष प्रकार का ऊतक है। रक्त क्या है? एक विशेष प्रकार का ऊतक है जिसमें द्रव आधात्री यानी कि मैट्रिक्स और प्लाज्मा तथा अन्य संगठित संरचनाएं भी पाई जाती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि हमारे रक्त में क्या क्या पाया गया? एक मैट्रिक्स यानी कि आधात्री जिसको कहेंगे, और एक प्लाज्मा, है ना, तथा अन्य जो भी संगठित होगा, तो जो भी आपका संरचनाएं पाई जाएंगी ये सब भी। नेक्स्ट हमारा प्लाज्मा की बात करेंगे। प्लाज्मा में आपका क्या क्या है? तो प्रद्रव एक हल्के पीले रंग का गाढ़ा तरल पदार्थ है। प्रद्रव एक हल्के पीले, देखते हैं ब्लड जब ट्रांसफ्यूज किया जाता है, जिसका बॉडी में ब्लड कम हो जाती है, शरीर में खून की कमी हो जाती है, तो उस टाइम जब हमारा खून जब ये करते हैं, ट्रांसफ्यूज करते हैं, मतलब लगा देते हैं उनके बॉडी में जाता है धीरे धीरे, तो डॉक्टर का कभी कभी एडवाइस होता है कि हॉल ब्लड जाना है या फिर हॉल ब्लड नहीं भी जाना। वो अकॉर्डिंग टू डिपेंड करता है उनके ऊपर, पेशेंट के ऊपर। तो वही प्लाज्मा जो बचता है लास्ट में, देखिए वो पानी की तरह बिल्कुल, तो वही हल्के पीले रंग का होता है और गाढ़ा तरल पदार्थ होता है बिल्कुल, जो रक्त के आयतन लगभग 55% होता है। रक्त के आयतन कितना होगा? 55% होगा। प्रद्रव में 90 से आपका 90 से 92% जल तथा 6 से 8% प्रोटीन पदार्थ होते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ना। नेक्स्ट हम बात करेंगे फाइब्रिनोजन। आपका देखिएगा ग्लोबुलिन तथा एल्बुमिन प्लाज्मा में उपस्थित मुख्य प्रोटीन है। देखिएगा फाइब्रिनोजेन की आवश्यकता रक्त थक्का बनाने या
स्कंदन में होती हैं। ग्लोब्यूलिन का उपयोग शरीर के प्रतिरक्षा तंत्र तथा एल्बुमिन का उपयोग पराशरणीय संतुलन के लिए होता है। प्लाज्मा में अनेक खनिज आयन जैसे कि आपका Na+, Ca++, Mg++, HCO3 और Cl- इत्यादि भी पाए जाते हैं। ठीक है ना, प्लाज्मा में, ठीक है ना, अनेक खनिज के साथ साथ आयन भी। शरीर में संक्रमण की अवस्था में होने के कारण ग्लूकोज, अमीनो अम्ल तथा लिपिड भी प्लाज्मा में पाए जाते हैं। शरीर में संक्रमण है ना, इन्फेक्शन की अवस्था में भी ये सब पाया जा रहा है, जैसे कि ग्लूकोज, अमीनो अम्ल तथा लिपिड। ठीक है, रुधिर का थक्का बनाने अथवा स्कंदन के अनेक कारक प्रदर्व के साथ निष्क्रिय दशा में रहते हैं। बिना थक्का स्कंदन कारकों के प्लाज्मा को सीरम कहते हैं। नेक्स्ट हमारा जो पढ़ना है, नेक्स्ट हम लोग को क्या है, संगठित पदार्थ। क्या है इसमें, संगठित पदार्थ। ठीक है, तो यहाँ पे लाल रुधिर कणिका जो कि इरेथ्रोसाइट है ना, लाल आरबीसी, श्वेताणु यानी कि आपका देखिएगा लिकोसाइट्स एंड पट्टिकाणु जो प्लेटलेट्स, ठीक है ना, ये तीनों का नाम है। आपका डब्ल्यूबीसी का नाम लिकोसाइट, पट्टिकाणु, प्लेटलेट्स। ठीक है, तो ये तीनों नाम है को संयुक्त रूप से संगठित पदार्थ कहते हैं। क्या कहते हैं, को संयुक्त रूप से जो एक साथ जुड़ा हुआ है उसको संगठित पदार्थ कहते हैं। और ये रक्त के लगभग 45% भाग बनाते हैं। इरेथ्रोसाइट यानी कि रक्ताणु या लाल रुधिर कणिकाएं अन्य सभी कोशिकाओं के संख्या से अधिक होते हैं। अन्य सभी कोशिकाओं से संख्या में अधिक होती हैं। एक स्वस्थ मनुष्य में एक कणिकाएं लगभग 50 से 50 लाख प्रति घन मिलीमीटर रक्त यानी कि 5 से 5.5 मिलियन प्रति घन मिलीमीटर होती हैं। वयस्क अथवा वयस्क अवस्था में लाल रुधिर कणिकाएं लाल अस्थि में बनती हैं। अधिकतर स्तनधारियों की लाल रुधिर कणिकाओं में केंद्रक नहीं मिलते हैं तथा इनकी आकृति उभयवतल यानी कि बाइकोने के होती हैं, जो इनका लाल रंग एक लोह युक्त जटिल प्रोटीन हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण होता है। एक स्वस्थ मनुष्य में प्रति 100 मिलीलीटर रक्त में लगभग 12 से 16 ग्राम हीमोग्लोबिन पाया जाता है। कितना, 12 से 16 ग्राम हीमोग्लोबिन। इन पदार्थों की श्वसन गैसों के परिवहन में महत्वपूर्ण भूमिका है। लाल रक्त कणिकाओं की औसत आयु 120 दिन होती है। कितना होती है, 120 दिन होती है। तत्पश्चात इनका विनाश प्लीहा लाल रक्त कणिकाओं के कब्रिस्तान में होता है। क्या बताया, लाल रक्त कणिकाओं के कब्रिस्तान में होता है। ये सबसे क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में पूछता है, एंट्रेंस एग्जाम में, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जरूर ध्यान दीजिएगा। लिकोसाइट्स को हीमोग्लोबिन के अभाव के कारण तथा रंगहीन होने से श्वेत रुधिर कणिकाएं भी कहते हैं। क्या कहते हैं, श्वेत रुधिर कणिकाएं भी कहते हैं। इसमें केंद्रक पाए जाते हैं। क्या, केंद्रक पाए जाते हैं तथा इनकी संख्या लाल रक्त कणिकाओं की अपेक्षा कम यानी कि औसतन आपका 6000 से 8000 प्रति घन मिलीमीटर रक्त होती है। सामान्यतः ये कम समय तक जीवित रहती हैं और इनको दो मुख्य श्रेणियों में बांटा गया है, जैसे कि कणिकाणु कणिकाणु यानी कि ग्रेन्युलोसाइट्स तथा अकन कोशिका यानी कि एग्रेन्युलोसाइट्स। इसमें आपका आप दिया गया है न्यूट्रोफिल, इसोनोफिल और बेसोफिल कणिकाओं के प्रकार है। क्या क्या है, आपको जब सीबीसी टेस्ट करवाते होंगे, जब आप रिपोर्ट लेते होंगे ब्लड टेस्ट कराने समय, उसमें आता होगा आपका न्यूट्रोफिल, एसिनोफिल, बेसोफिल। जब बढ़ा रहेगा, बहुत ज्यादा खांसी वगैरह डॉक्टर लिखते हैं, इन्फेक्शन वगैरह, तो ये चीजें इसके अंदर में लिकोसाइट्स में। जबकि लिम्फोसाइट तथा मोनोसाइट आकन कोशिका के प्रकार है। क्या है, आकन कोशिका के प्रकार हैं। यहाँ पे कनिकाणुओं के प्रकार है या आकन कोशिका के प्रकार हैं। श्वेत रुधिर कोशिकाओं में न्यूट्रोफिल संख्या में सबसे अधिक यानी कि लगभग 60 से 65% तथा बेसोफिल संख्या में सबसे कम लगभग 0.5 से लेकर 1% होते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लैंड पूरा। ठीक है ना, देखिएगा आरबीसी, प्लेटलेट्स, फिर एसिनोफिल्स, बेसोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स और लिसाइंस और आपका टी लिम्फोसाइट्स, बी लिम्फोसाइट्स। रक्त में संगठित पदार्थ जो आपका यहाँ पे दिया गया है, देख लीजिए, हो सकता है ये भी पूछा जाए एग्जाम में, दे दे डायग्राम और पूछ दे कि किसका है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट हमारा है न्यूट्रोफिल तथा मोनोसाइट 6 से 8% भक्षण कोशिका होती है। क्या होती है, भक्षण कोशिका होती है, जो अंदर प्रवेश करने वाले बाह्य जीवों को समाप्त कर देती हैं। बेसोफिल हिस्टामिन या सीरोटोनिन या हिपारिन आदि का स्राव करती है। किसका किसका करती है, बेसोफिल का स्राव करती है, हिस्टामिन का स्राव करती है, सीरोटोनिन का, हिपैरिन का, ये सबको क्या सिक्रेशन करती है, स्राव करती है तथा सूतकारी क्रियाओं में सम्मिलित होती है। किसमें,
में शोधकारी क्रिया जो भी काम होगा उसमें क्या होता है, सम्मिलित होगा। इशनोफिल 2 से 3% संक्रमण से बचाव करती है तथा एलर्जी प्रतिक्रिया में सम्मिलित रहती है। एसिनोफिल लिम्फोसाइट देखिएगा 20 से 25%, मुख्यतः 2 प्रकार की होती हैं। कौन-कौन सी होती है? बीटा और टी देखिएगा, बी और टी, ठीक है ना? दोनों। और देखिएगा बी तथा टी, बी और टी दोनों प्रकार की लिम्फोसाइट शरीर की प्रतिरक्षा के लिए उत्तरदायी है। क्या है? लिम्फोसाइट जो है शरीर की प्रतिरक्षा यानी इम्यूनिटी आपका जो होता है उसके लिए क्या है, उत्तरदायी है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। पट्टिका देखिएगा, पट्टिकाणु यानी कि प्लेटलेट्स का क्या क्या काम है, प्लेटलेट्स में भी बहुत इंपॉर्टेंट होगा। प्लेटलेट देखिएगा को थ्रोम्बोसाइट भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? थ्रोम्बोसाइट्स कहते हैं। ये देखिएगा मेगा कैरियोसाइट यानी कि अस्थि मज्जा के विशेष कोशिका के टुकड़ों में विखंडन से बनती है। रक्त में इनकी संख्या 1.5 से लेकर 3.5 प्रति घन मिलीमीटर होती है। प्लेटलेट्स कई प्रकार के पदार्थ स्रावित करती हैं, जिनमें से अधिकांश रुधिर का थक्का जमाना यानी कि स्कंदन में सहायक होता है। प्लेटलेट्स की संख्या में कमी के कारण स्कंदन यानी जमाव में विकृति हो जाती है तथा शरीर के अधिक रक्तस्राव हो जाता है। नेक्स्ट हमारा देखिएगा रक्त समूह, क्या है आपका? है ब्लड ग्रुप, ठीक है ना? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए डियर। तो जैसा कि आप जानते हैं, यहाँ पे देखिएगा, जैसा कि आप जानते हैं कि आप जान रक्त समूह में मनुष्य का रक्त एक जैसा दिखते हुए भी कुछ अर्थों में भिन्न होता है। रक्त का कई तरीकों से समूहीकरण किया गया है। इनमें से दो मुख्य समूह ए बी ओ तथा आरएच का उपयोग पूरे विश्व में होता है। आरएच फैक्टर, ठीक है ना? तो ये चीज है ए बी ओ, है ना? तो यहाँ पे ए बी ओ समूह की बात करेंगे, जिसमें से आप लोग देख लीजिए आज रक्त के बारे में, ब्लड ग्रुपिंग। यहाँ पे ए बी ओ सबसे पहले जो आपका है, देखते हैं क्या क्या इसमें दिया गया है। समूह मुख्यतः लाल रुधिर कणिकाओं की सतह पर दो प्रतिजन एंटीजन की उपस्थिति की अनुपस्थिति पर निर्भर होता है। ये एंटीजन ए और बी है जो प्रतिरक्षा अनुक्रिया को प्रेरित करता है। इसी प्रकार विभिन्न व्यक्तियों में दो प्रकार की प्राकृतिक प्रतिरक्षी एंटीबॉडी यानी कि शरीर प्रतिरोधी मिलते हैं। प्रतिरक्षी वे प्रोटीन पदार्थ है जो प्रतिजन के विरुद्ध क्या होते हैं, पैदा होते हैं। और चार रक्त समूह यानी कि ए बी और ओ में प्रतिजन तथा प्रतिरक्षी की स्थिति को देखते हैं, जिसका आपका 15.1 में दर्शाया गया है। देखिएगा रक्त समूह यहाँ पे क्या क्या है डियर, यहाँ पे सबसे पहले रक्त समूह है जो लाल रुधिर कणिकाओं का प्रतिजन, प्लाज्मा में प्रतिरक्षी यानी कि एंटीबॉडीज, और रक्तदाता समूह यानी कि रक्त समूह में ए है, ए इसमें भी आएगा, ए इसमें एंटी बी आएगा और इसमें ए ओ आएगा। इसमें बी है तो इसमें बी आएगा, इसमें एंटी ए आएगा और इसमें बी ओ। इसमें ए बी है तो इसमें भी ए बी आएगा, इसमें अनुपस्थित रहेगा। ए बी ए और बी ओ मतलब कि चारों इसमें आएगा। ओ इसमें रहेगा, अनुपस्थित रहेगा, एंटी ए भी होगा, इसमें ओ होगा। ठीक है, सबका यहाँ पे दे दिया गया है। दाता एवं ग्राही आर्द्रता के रक्त समूह का रक्त चढ़ाने से पहले सावधानी पूर्वक मिलान कर लेना चाहिए, क्योंकि उसमें क्रॉस मैचिंग होती है, जिससे रक्त स्कंदन एवं आरबीसी के नष्ट होने से जैसे गंभीर परेशानियों ना हो। दाता संयोजकता यानी कि डोनर कंपेटिबिलिटी, जिसमें आपका इसमें दर्शाया गया है। उपरोक्त तालिका से यह स्पष्ट है कि समूह ओ एक सर्वदाता है जो सभी समूहों को रक्त प्रदान कर सकता है। कौन? ओ, मेरी भी ओ पॉजिटिव है, तो ये जो है सभी को ब्लड दे सकता है। रक्त समूह ए भी जो है सर्व आर्द्रता है। क्या है देखिएगा, ये सर्व, एक यहाँ पे ओ के बारे में एक सर्वदाता बताया, ये सर्व आर्द्रता है, ग्राही है, जो सभी प्रकार के रक्त समूह से रक्त ले सकता है, जो सभी प्रकार के रक्त समूहों से रक्त ले सकता है। ठीक है, सभी प्रकार का। ओके, एक यूनिवर्सल डोनर होता है, एक यूनिवर्सल रिसीवर होता है। तो डोनर में आपका कौन आएगा? ओ आएगा। रिसीवर में आपका ए बी आएगा। ठीक है, रिसीवर में आपका ए बी आएगा। नेक्स्ट देखिएगा आरएच समूह, एक अन्य प्रतिजन एंटीजन आरएच है जो लगभग 80% प्रतिशत मनुष्यों में पाया जाता है तथा यह आरएच एंटीजन रिसेस बंदर में पाए जाने वाले एंटीजन के समान है। आरएच जो है ना, रिसेस नाम है इसका, फुल फॉर्म देखा जाए तो ये बंदर में पाए जाने वाले एंटीजन के समान होते हैं। ऐसे व्यक्ति को जिसमें आरएच एंटीजन होता है वो आरएच सहित यानी आरएच पॉजिटिव, और जिसमें यह नहीं होता उसे आरएच हीन या आरएच नेगेटिव कहते हैं। जिसमें आरएच होता है एंटीजन उसको आरएच पॉजिटिव कहेंगे, जिसमें नहीं होगा उसको हम आरएच नेगेटिव कहते हैं। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट, यदि आरएच रहित आरएच नेगेटिव के व्यक्ति के रक्त को आरएच सहित आरएच पॉजिटिव के साथ मिलाया जाता है तो व्यक्ति में आरएच प्रतिजन आरएच नेगेटिव के विरुद्ध विशेष प्रतिरक्षी बन जाती है। अतः रक्त आदान प्रदान के पहले आरएच समूह को मिलना भी आवश्यक है। एक विशेष प्रकार की आरएच आपका
अयोग्यता को एक गर्भवती जो महिला होती है, प्रेगनेंसी जो कंसीव करती है, आरएस नेगेटिव माता एवं उनके गर्भ में देखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, उनके गर्भ में पल रहे भ्रूण के आरएच पॉजिटिव के बीच पाई जाती है। तो अपरा द्वारा पृथक रहने के कारण भ्रूण का आरएच एंटीजन आपका गर्भधारिता में माता के आरएच नेगेटिव को प्रभावित नहीं कर पाता है, लेकिन फिर भी पहले प्रसव के समय माता के आरएच नेगेटिव रक्त के शिशु के आरएच पॉजिटिव रक्त के संपर्क में आने की संभावना रहती है। जिन मदर को नेगेटिव है उनका बच्चे का पॉजिटिव की संभावना रहती है। और यहाँ पे ऐसी दशा में माता के रक्त में आरएस प्रतिरक्षी बनना प्रारंभ हो जाता है। ये प्रतिरोध में एंटीबॉडीज बनना शुरू कर देती हैं। अधिक परवर्ती गर्भावस्था होती है तो रक्त से आरएस नेगेटिव भ्रूण के रक्त आरएस पॉजिटिव में आरएस प्रतिरक्षी का रिसाव हो सकता है और इसके भ्रूण की लाल रुधिर कणिकाएं नष्ट हो जाती हैं और यह भ्रूण के लिए जानलेवा हो सकती है या उसे रक्त लापता यानी खून की कमी या पीलिया हो सकता है। ऐसी दशा को इरेथ्रो देखिएगा यहाँ पे लिखा हुआ है, इरेथ्रोवास्टोलोसिस यानी कि फिटलिस गर्भ रक्ताणु कोरकार्ता कहते हैं। इस स्थिति से बचने के लिए माता को प्रसव के तुरंत बाद आरएच प्रतिरक्षी का उपयोग करना चाहिए। उसका वैक्सीन होती है, एंटी वैक्सीन जिसको लगाया जाता है। नेक्स्ट आपका देखिएगा रक्त स्कंदन, रक्त का जमाव, ठीक है ना, कोagulation। तो यहाँ पे आपका क्या होगा, किसी चोट या घात की प्रतिक्रिया स्वरूप रक्त स्कंदन होता है। यह क्रिया शरीर से बाहर अत्यधिक रक्त को बहने से रोकती है। क्या आप जानते हैं ऐसा क्यों होता है? आपने किसी चोट या घात का घाव पर कुछ समय बाद गहरे लाल व भूरे रंग का झाग सा अवश्य देखा होगा। यह रक्त का स्कंदन या थक्का है, ठीक है, जो मुख्यतः फाइब्रिलिन धागे के जाल से ही बनता है। किससे बनता है? फाइब्रिलिन धागे के जाल से बनता है। इस जाल में मरे तथा क्षतिग्रस्त संगठित पदार्थ भी उलझे हुए होते हैं। फाइब्रिन रक्त प्लाज्मा उपस्थित एंजाइम थ्रोम्बिन की सहायता से फाइब्रिनोजन से बनती है। थ्रोम्बिन की रचना प्लाज्मा में उपस्थित निष्क्रिय प्रोथ्रोम्बिन से होती है। इसके लिए थ्रोम्बोकाइनेज एंजाइम समूह की आवश्यकता होती है। यह एंजाइम समूह रक्त प्लाज्मा में उपस्थित अनेक निष्क्रिय कारकों की सहायता से एक के बाद एक अनेक एंजाइमी प्रतिक्रिया की श्रृंखला सोपानी प्रक्रम से बनता है। एक चोट या घात रक्त में उपस्थित प्लेटलेट्स को विशेष कारकों से मुक्त करने के लिए प्रेरित करती है, जिनसे स्कंदन की प्रक्रिया शुरू होती है। क्षतिग्रस्त ऊतकों द्वारा भी चोट की जगह पर कुछ कारक मुक्त होते हैं जो स्कंदन को प्रारंभ कर सकते हैं। इस प्रक्रिया में कैल्शियम देखिएगा आयरन की भूमिका बहुत पूर्ण होती है, बहुत महत्वपूर्ण होती है, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा लसिका है ना, नेक्स्ट हमारा क्या है, लसिका, जिसमें से ऊतक द्रव। जब देखिएगा रक्त जब ऊतक की कोशिकाओं से होकर गुजरता है तब बड़े प्रोटीन अणु एवं संगठित पदार्थों को छोड़कर रक्त से जल एवं जल में घुलनशील पदार्थ कोशिकाओं से बाहर निकल जाते हैं। इस तरल को अंतरालित द्रव या ऊतक द्रव कहते हैं। इसमें प्लेजा की समान ही खनिज लवण पाए जाते हैं। रक्त तथा कोशिकाओं के बीच पोषक पदार्थ एवं गैसों का आदान प्रदान इसी तरह से होता है। गैसों का आदान प्रदान इसी तरह से होता है। वाहिकाओं का विस्तृत जाल को लसिका तंत्र यानी कि आपका लिम्फेटिक सिस्टम कहलाता है। इस द्रव को एकत्र कर बड़ी शिराओं में वापस छोड़ता है। लसिका तंत्र में उपस्थित या द्रव तरल को लसिका कहते हैं। लसिका एक रंगहीन द्रव है जिसमें विशिष्ट लिम्फोसाइट मिलते हैं। लिम्फोसाइट शरीर के प्रतिरक्षा अनुक्रिया के लिए उत्तरदायी है। लसिका पोषक पदार्थ, हार्मोन आदि के लिए संवहन के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। आंत्र अंकुर में उपस्थित आपका देखिएगा लैक्टियल वसा को लसिका द्वारा अवशोषित करते हैं। नेक्स्ट देखिएगा परिसंचरण पथ, क्या है नेक्स्ट दियर, परिसंचरण पथ, ठीक है। परिसंचरण दो तरह का होता है, जो खुला एवं बंद होता है। क्या होता है? खुला एवं बंद होता है। खुला परिसंचरण तंत्र आर्थ्रोपोडा यानी कि संधिपाद तथा मोलस्का में पाया जाता है, जिसमें हृदय द्वारा रक्त को रक्त वाहिकाओं में पंप किया जाता है, जो कि रक्त स्थान कोटरों में खुलता है। एक कोटर वस्तुतः देह गुहा होती है। एनालिडा तथा कशेरुकी में बंद प्रकार का परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। देखिए, एनालिडा तथा कशेरुकी में, और इसमें आर्थ्रोपोडा तथा मोलस्का में खुला वाला और बंद वाला किसमें पाया जाता है? एनालिडा तथा कशेरुकी में, जिसमें हृदय से रक्त का प्रवाह एक दूसरे से जुड़ी रक्त वाहिनी आपका वाहिनियों के जाल में होता है। इस तरह का रक्त परिसंचरण पथ ज्यादा लाभदायक होता है क्योंकि इसमें रक्त प्रवाह आसानी से नियमित किया जाता है।
सभी कशेरुकों में कच्छा से बना हुआ पेशी हृदय होता है। मछलियों में 2 कक्षीय हृदय होता है, जिसमें एक आलिंद तथा एक निलय होता है। क्या होता है? 2 कक्षीय मछलियों में फिश में एक आलिंद और एक आपका क्या होता है? निलय होता है। उभयचर तथा सरीसृपों आपका रेप्टाइल का मगरमच्छ को छोड़कर हृदय 3 कक्ष से बना होता है। मगरमच्छ को छोड़कर हृदय 3 कक्षों से बना होता है, जिसमें 2 आलिंद तथा एक निलय होता है। जबकि मगरमच्छ पक्षियों, यहाँ पे देखिएगा डियर, जबकि मगरमच्छ पक्षियों तथा स्तनधारियों में हृदय 4 कक्षों का बना होता है, जिसमें 2 आलिंद तथा 2 निलय होते हैं। मछलियों में हृदय विऑक्सीजनित रुधिर बाहर को पंप करता है, जो क्लोम द्वारा ऑक्सीजनित होकर शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचाया जाता है तथा वहां से विऑक्सीजनित रक्त द्वारा हृदय में वापस आता है। इस क्रिया को क्या कहते हैं? एकल परिसंचरण कहते हैं। उभयचरों व सरीसृपों में बायां आलिंद क्लोम फेफड़ों त्वचा से ऑक्सीजन युक्त रक्त प्राप्त करता है तथा दाहिना आलिंद शरीर के दूसरे भागों में भी ऑक्सीजनित रुधिर प्राप्त करता है, लेकिन वे रक्त को निलय में मिश्रित कर बाहर की ओर पंप करते हैं। इस क्रिया को अपूर्ण दोहरा परिसंचरण कहते हैं। पक्षियों और स्तनधारियों में ऑक्सीजनित विऑक्सीजनित रक्त क्रमशः बाएं व दाएं आलिंदों में होता है, जहां से वह उसी क्रम में बाएं से दाएं और बाएं निलयों में जाता है। निलय बिना रक्त को मिलाए इन्हें पंप कहते हैं, ठीक है ना, पंप करता है। अर्थात 2 तरह के परिसंचरण पथ इन प्राणियों में मिलते हैं, अतः इन प्राणियों में दोहरा परिसंचरण पाया जाता है। अब हम मानव के परिसंचरण तंत्र का अध्ययन करेंगे, ठीक है। ये हो गया डियर यहाँ तक। नेक्स्ट हम बात देखेंगे मानव परिसंचरण का तंत्र। बहुत छोटी चैप्टर है ये आपका। तो मानव परिसंचरण, देखिए एक मानव हृदय का कट काट जो कि आपको यहाँ पे डायग्राम बनाया गया है, जिसमें से देखते हैं मानव परिसंचरण तंत्र, ठीक है। मानव परिसंचरण तंत्र जिसे रक्त वाहिनी तंत्र भी कहते हैं, जिसमें कक्षों में से बना पेशी हृदय साकित बंद रक्त वाहिनिकाओं का एक जाल रक्त एवं तरल समाहित होता है। रक्त इनमें बहने वाला एक तरल है, जिसके बारे में आप विस्तृत रूप से इस अध्याय के पूर्ववर्ती पृष्ठों में पढ़ चुके हैं। हृदय की मैं बात करूं, हृदय की उत्पत्ति मध्य जन स्तर यानी कि मेसोडर्म से होती है तथा यह दोनों फेफड़ों के मध्य वक्ष गुहा में स्थित रहता है। यह थोड़ा सा बाईं तरफ झुका रहता है या बंद मुट्ठी के आकार का होता है। यह एक दोहरी भित्ति के झिल्लीमय थैली यानी कि हृदय वाहिनी द्वारा सुरक्षित होता है, जिसमें हृदय वाहिनी द्रव पाया जाता है। हमारे हृदय में 4 कक्ष होते हैं, जिसमें 2 कक्ष अपेक्षाकृत छोटे तथा ऊपर को पाए जाते हैं और जिन्हें हम आलिंद या आर्टरिया कहते हैं, तथा 2 कक्ष अपेक्षाकृत बड़े होते हैं, जिन्हें हम नीला या वेंट्रिकल कहते हैं। एक पतली पेशीय भित्ति जिसे अंतर आलिंदी यानी कि पट कहते हैं, दाएं एवं बाएं आलिंद को अलग करती है, जबकि एक मोटी भित्ति जिसे हम अंतर निलय पट कहते हैं, जो बाएं एवं दाएं निलय को अलग करती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अपनी अपनी ओर के आलिंद एवं निलय एक मोटे रेशे ऊतक जिसे आलिंद निलय पट द्वारा पृथक, यहाँ पे पृथक रहते हैं। हालांकि इन पट्टों में एक एक छिद्र होती है, जो एक की ओर दोनों कक्षों को जोड़ता है। दाहिने आलिंद तथा दाहिने निलय के रंध्र पर 3 पेशी पल्लू या वलियों से आपका पेलक्स या कप्स से युक्त का एक वाल्व पाया जाता है। इसे हम आपका ट्राइस्टीड यानी कि त्रिवलनी कपाट या वाल्व कहते हैं। बाएं आलिंद तथा बाएं निलय के रंध्र निकास पर एक देखिएगा यहाँ पे द्विलग आपका द्विलनी कपाट यानी मेटल कपाट पाया जाता है। दाएं तथा बाएं निलय से निकलने वाली क्रमशः फुफ्फुसीय धमनी तथा महाधमनी का निकास द्वारा अर्धचंद्र आपका कपाटिकर आप जिसमें से सेमिलिनियर वाल्व से युक्त रहता है। हृदय के कपाट रुधिर को एक दिशा में ही जाने देते हैं, अर्थात आलिंद से निलय और निलय से फुफ्फुसीय धमनी या महाधमनी कपाट वापसी या उल्टे प्रभाव को रोकते हैं। यह हृदय पेशियों से बना है। निलय की भीति आलिंदों को भी भीति से बहुत मोटी होती है। एक विशेष प्रकार की हृदय पेशी न्यास जिसे नोडल ऊतक कहते हैं, इसे हृदय में पाया जाता है। इस ऊतक को एक धब्बा दाहिनी आलिंद के दाहिने ऊपर कोने पर स्थित होता है, जिसे हम सीरा आलिंद पर्व यानी साइनो आर्टियल नोड कहते हैं, ठीक है ना। इस ऊतक का दूसरा पिंड दाहिने आलिंद में नीचे की कोने का पर आलिंद निलयों पेट पट के पास में स्थित होता है, जिसे हम आलिंद निलय पर्व यानी कि आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर नोड कहते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है सब। देन हमारा नोडल ग्रंथि पेशों का एक बंडल जिसे आलिंद निलय यानी कि एवी बंडल कहते हैं, अंतर निलय पट के ऊपरी भाग में आलिंद निलय पर्व से प्रारंभ होता है, जैसे शीघ्र ही 2 दाई एवं बाई शाखाओं में विभाजित होकर अंतर निलय पट के साथ साथ पश्चिम भाग में बढ़ता है। इन शाखाओं से संचित रेशे निकलते हैं, जो पूरे निलय पेशी विन्यास में दोनों तरफ फैले रहते हैं, जिसे हम पुरकेंद्री तंतु कहते हैं। नोडल ऊतक बिना किसी बाह्य प्रेरणा के क्रियाविधि पैदा करने में सक्षम होते हैं। इसे हम स्व-वितरणशील यानी कि ऑटो एक्साइटल
कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? ऑटो एक्साइटेबल कहते हैं। हालांकि 1 मिनट में उत्पन्न हुए क्रिया विभव की संख्या नोडल तंत्र के विभिन्न भागों में से घट बढ़ सकती है। सिरा आलिंद, आपका आलिंद पर्व गांठ सबसे अधिक क्रिया क्रिया विभव पैदा कर सकती है। यहाँ 1 मिनट में 70 से 75 क्रिया विभव पैदा करती हैं, तथा हृदय कला आपका लयात्मक संकुचन यानी कि रिदमिक कंट्रक्शन के को प्रारंभ करती है तथा बनाए रखता है। इसलिए इसे हम गति प्रेरक यानी कि पेस मेकर कहते हैं। इससे हमारी सामान्यतः हृदय स्पंदन यानी कि दर 70 से 75 प्रति मिनट होती है। औसतन आपका 72 स्पंदन प्रति मिनट होती है। नेक्स्ट हमारा क्या है यहाँ पे देखिएगा, नेक्स्ट में हमारा है हृदय चक्र। ठीक है ना, हृदय चक्र। तो यहाँ पे देखते हैं हम लोग क्या क्या इसके अंदर में दिया जा रहा है। हृदय काम कैसे करता है, आओ हम जाने। प्रारंभ में हम माना कि हृदय के चारों कक्ष शिथिल अवस्था में है, अर्थात हृदय अनुशिथिल अवस्था में है। ठीक है ना, इस समय त्रिवलन या दीव द्यूलन कपाट खुले रहते हैं, जिससे रक्त फुफ्फुस सिरा तथा महासिरा से क्रमशः बाएं तथा दाएं आलन से होता हुआ बाएं तथा दाएं निलय में पहुंचता है। अर्ध देखिएगा चक्रांत्र पट्टिका इस अवस्था में बंद रहती है। अब सिरा अलिंद पर्व यानी कि क्रिया विभव पैदा करता है। ठीक है, जो दोनों अलिंदों को प्रेरित कर अलिंद परकुचन यानी कि आर्टेरियल सिस्टोल पैदा करती हैं। इस क्रिया से रक्त का प्रभाव नीलम में लगभग 30% बढ़ जाता है। नीलम में क्रिया विभव का संचालन अलिंद निलय यानी पर्व तथा अलिंद निलय बंडल द्वारा होता है, जहां से हीस के बंडल इसे निलय पेशियांश यानी कि वेंट्रिकुलर मस्कुलरिटी आपका मस्कुलरिटी तक पहुंचाता है। इसके कारण निलयी पेशियों में संकुचन होता है, अर्थात निलय पर को आपका प्रंकुचन इस समय आलिंद विश्राम अवस्था में जाते हैं। क्या होता है? आलिंद विश्राम अवस्था में जाते हैं। इस आलिंद को अनुशिथिलन कहते हैं, जो आलिंद पर को संचरण के साथ साथ होता है। निलयी पर को संचरण निलयी दाब बढ़ जाता है, जिससे त्रिवलनी कपाट बंद हो जाते हैं। त्रिवली और द्विवलनी कपाट क्या हो जाते हैं? बंद हो जाते हैं। अतः देखिएगा रक्त विपरीत दिशा अर्थात आलिंद में नहीं आता है। जैसे ही निलय दबाव बढ़ता है, अर्थ चंद्र का पट्टिकाएं जो फुफ्फुसीय धमनी दाईं ओर तथा महाधमनी बाईं ओर पर स्थित होते हैं, खुलने के लिए मजबूर हो जाते हैं, जिसके रक्त इन धमनियों से होता हुआ परिसंचरण मार्ग में चला जाता है। निलय तथा अब शिथिल हो जाते हैं, तथा इसमें निलयी अनुशिथिलन कहते हैं। इस तरह निलय का दाब कम हो जाता है, जिससे अर्ध चक्र चक्रक पट्टिका बंद हो जाती है, जिससे रक्त का विपरीत प्रवाह निलय में नहीं होता। निलयी दाब और कम होता है, अतः आलिंद से रक्त का दाब अधिक होने के कारण त्रिवलनी कपाट द्वारा आपका द्विवलनी कपाट खुल जाते हैं। इस तरह सिराओं से आए हुए रक्त का प्रभाव आलिंद से पुनः निलय में शुरू हो जाता है। निलय का तथा आलिंद एक बार पुनः जैसा कि ऊपर लिखा गया है शिथिलावस्था में चले जाते हैं, और सिरा आलिंद पर यानी कि कोटरालिंद कांड पुनः क्रिया विवध पैदा करती है तथा उपरोक्त वर्णित से सारी क्रिया को दोहराती है, जिससे यह प्रक्रिया लगातार चलती रहती है। नेक्स्ट हम देखेंगे एक हृदय स्पंदन के आरंभ। यहाँ पे देखिएगा स्पंदन के आरंभ से दूसरे स्पंदन के आरंभ एक संपूर्ण हृदय स्पंदन होने के बीच को घटनाक्रम को हृदय चक्र यानी कि कार्डिक साइकिल कहते हैं, तथा इस क्रिया में दोनों आलिंदों तथा दोनों निलयों का परकुचन एवं अनुशीतलन सम्मिलित होता है, जैसा कि ऊपर वर्णन किया जा चुका है। हृदय स्पंदन 1 मिनट में 72 बार होता है, अर्थात 1 मिनट में कई बार हृदय चक्र होता है। इससे एक चक्र का समान 0.8 सेकेंड निकाला जा सकता है। प्रत्येक हृदय चक्र में निलय 70 मिलीलीटर रक्त पंप करता है, और जिसे प्रवाह आयतन कहते हैं। प्रवाह आयतन को हृदय दर से गुना करने पर हृदय निकास कहलाता है, और इसलिए हृदय निकास प्रत्येक निलय द्वारा रक्त की मात्रा को प्रति मिनट बाहर निकालने की क्षमता है, जो एक स्वास्थ्य मात्रा में औसतन 5000 मिलीलीटर या 5 लीटर है होती है। हम प्रवाह आयतन तथा हृदय दर को बदलने की क्षमता रखते हैं, इससे हृदय निकास भी बदलता है। उदाहरण के तौर पर खिलाड़ी धावकों का हृदय निकास सामान्य मनुष्य से अधिक होता है। हृदय चक्र के दौरान महत्वपूर्ण ध्वनियां स्टेथोस्कोप द्वारा सुनी जा सकती है। प्रथम जो आपका ध्वनि लब यानी त्रिवलनी या द्विवलनी कपाट के बंद होने से संबंधित होती है, जबकि दूसरी ध्वनि अर्ध चंद्रक पाठ के बंद होने से संबंधित है। इन दोनों ध्वनियों का चिकित्सीय निदान में बहुत महत्व है। नेक्स्ट हम देखिएगा विद्युत हृदय लेख। क्या है विद्युत हृदय लेख? यानी कि इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। ठीक है ना, इसके अंदर में क्या है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ में? इसमें देखिएगा आप शायद अस्पताल के टेलीविजन के हृदय से
आपका चिर परिचित होंगे। जब कोई बीमार व्यक्ति हृदय घात के कारण निगरानी मशीन यानी कि मॉनिटरिंग मशीन पर रखा जाता है, तब आप पीप 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 और पी 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 की आवाज सुन सकते हैं, है ना? इस तरह की मशीन जो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम का उपयोग विद्युत हृदय लेख यानी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम ईसीजी प्राप्त करने के लिए किया जाता है। ईसीजी हृदय के हृदय चक्र की विद्युत क्रियाकलापों का आरेखीय प्रस्तुतिकरण बीमार व्यक्ति के मानक ईसीजी से प्राप्त करने के लिए मशीन से रोगी को 3 विद्युत लीड से दोनों कलाइयाँ तथा बाएं की ओर एडी जोड़कर लगातार निगरानी करके प्राप्त कर सकते हैं। हृदय क्रियाओं के विस्तृत मूल्यांकन के लिए कई तारों यानी कि लीड्स को सीने से जोड़ा जाता है। यहाँ हम केवल मानक ईसीजी के बारे में बताएंगे। देखिएगा इसमें क्या-क्या होता है डियर। यहाँ पे सबसे फर्स्ट में हम जानेंगे, देखते हैं ईसीजी के प्रत्येक चर्मोकर्षों को पी से टी तक दर्शाया जाता है, जो हृदय की विशिष्ट विद्युत क्रियाओं के प्रदर्शित करता है। पी तरंग को आलिंद के उदासीन विद्रुवन के रूप में प्रस्तुत किया जाता है, जिससे दोनों आलिंदों का संकुचन होता है। क्यू आर एस समय आपका सम्मिश्र नीला के अनुधरण को प्रस्तुत करता है, जो नीला के संकुचन को शुरू करता है। संकुचन क्यू तरंग के तुरंत बाद शुरू होता है। क्यू तरंग के तुरंत बाद शुरू होता है, जो प्रकाश अब आपका प्रकुसंचन सिस्टोल की शुरुआत का घोतक है। टी तरंग नीला का उत्तेजना से समान अवस्था में वापस आने की स्थिति को प्रदर्शित करता है। टी तरंग का अंतः प्रकुचन अवस्था की समाप्ति का घोतक है। अस्पष्टता एक निश्चित समय में क्यूआरएस आपका समरिस की संख्या गिनने पर एक मनुष्य के हृदय स्पंदन दर भी निकाली जा सकती है। यद्यपि तरह-तरह के व्यक्तियों की ईसीजी संरचना एवं आकृति समान होती है, तीन आकृति में कोई परिवर्तन किसी संभावित असामान्यता अथवा बीमारी को इंगित करती है, अतः इसकी चिकित्सीय महत्ता बहुत ज्यादा है। नेक्स्ट देखिएगा हमारा जो है यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे द्विव संचरण यानी कि डबल सर्कुलेशन। क्या है डबल सर्कुलेशन में आपका जो दिया गया है, रक्त अनिवार्य रूप से एक निर्धारित मार्ग से रक्त वाहिनियों धमनी एवं शिराओं में बहता है। मूल रूप से प्रत्येक धमनी और शिरा में 3 परतें होती हैं। अंदर की परत सल्फी अंतराछाती ऊतक अंतःस्रावी कंचुक चिकनी पेशियों एवं लचीले रेशे में से युक्त मध्य कंचुक एवं कोलेजन रेशे से युक्त रेशेदार संयोजी ऊतक। बाह्य आपका कंचुक शिराओं में मध्य कंचुक अपेक्षाकृत पतला होता है। जैसा कि पहले बताया जा चुका है कि दाहिने नीलन द्वारा पंप किया गया रक्त फुफ्फुसीय धमनियों में जाता है, जबकि बाएं नीलन से रक्त धमनियां महाधमनियों में जाता है। ऑक्सीजन रहित रक्त फेफड़ों में ऑक्सीजन युक्त होकर फुफ्फुस शिराओं से होता हुआ बाएं आलिंद में जाता है। यह संचरण एक पथ फुफ्फुस संचरण कहलाता है। यह संचरण पथ फुफ्फुस संचरण कहलाता है। ऑक्सीजनित रक्त महाधमनी से होता हुआ धमनी धमनियों तथा के आपका कोशिकाओं यानी कि कैपिलरी से होता हुआ ऊतक ऊतक जाता है, और वहां से ऑक्सीजन रहित होकर शिरा शिराओं तथा महाशिरा से होकर हुआ दाहिनी आलिंद में जाता है। यह आता है दाहिनी आलिंद में, क्या करता है? आता है। यह एक क्रमबद्ध परिसंचरण है। यह क्रमबद्ध परिसंचरण पोषक पदार्थ जैसे ऑक्सीजन तथा अन्य जरूरी पदार्थों को ऊतकों तक पहुंचाता है तथा वहां से कार्बन डाइऑक्साइड तथा अन्य हानिकारक पदार्थों को बाहर निकालने के लिए ऊतकों से दूर ले जाता है। एक अनूठी संहोनी संबद्धता आहार नाल तथा आकृत के बीच उपस्थित होती है, जिसे आकृत आपका निवाहिका परिसंचरण तंत्र यानी कि आपका हिपैटिक कार्पोटल सिस्टम कहते हैं। आकृत निवाहिका सीरा रक्त को इससे पहले के वह क्रमबद्ध परिसंचरण में आंत्र से आकृत तक पहुंचाती है। हमारे शरीर में एक विशेष आपका हृदय परिसंचरण तंत्र यानी कोरोनरी सिस्टम पाया जाता है, जो रक्त सिर्फ को हृदय पेशी न्यास तक ले जा जाता तथा वापस लाता है। यहाँ देखिएगा हृदय क्रिया का नियमन, ठीक है, हृदय क्रिया का निर्मन, हृदय क्रिया का नियमन। जैसे कि हृदय की समान क्रियाओं का नियमन अंतरिम होता है, अर्थात विषय पेशी ऊतक यानी नोडल ऊतक द्वारा स्वनियमित होते हैं, इसलिए हृदय को पेशीजनक यानी कि मायोजेनिक कहते हैं। मेड्यूला यानी कि ओब्लिंगाटा के विशेष तंत्रिका केंद्र स्वास्थ्य तंत्रिका के द्वारा हृदय की क्रियाओं को संयमित कर सकता है। फिर आपका नीचे देखिएगा, यहाँ पे नीचे क्या दिया गया है, अनुकंपीय तंत्रिकाओं से प्राप्त तंत्रिके आपका संकेत हृदय स्पंदन को बढ़ा देते हैं। वे नीले संकुचन को सुदृढ़ बनाते हैं, अतः हृदय निकास बढ़ जाता है। दूसरी तरफ और अनुकंपी तंत्रिके संकेत जो कि आपका स्वचालित तंत्रिका के केंद्र का हिस्सा है, हृदय स्पंदन एवं क्रिया विबंधन के आपका संवहन गति कम करते हैं, अतः यह हृदय निकास को कम करते हैं। आदिवृक्क आंत तथा आपका एड्रिनल मेड्यूला का हार्मोन भी हृदय निकास को बढ़ा सकता है। नेक्स्ट हमारा जो है आपका क्या है, परिसंचरण की विकृतियां। उच्च रक्तदाब यानी कि अति तनाव रक्तदाब की वह अवस्था है जिसमें रक्तचाप समान यानी कि 120/80 से अधिक होता है। इस मापदंड में 120 मिलीमीटर Hg यानी कि मिलीमीटर ऑफ mercury दबाव को आपका प्रकुंचन या पंपिंग दाब और 80 मिलीलीटर Hg को अनुशिथिलन या विराम काल या सहज रक्तदाब कहते हैं। देखिए
यदि किसी का रक्तदाब बार-बार मापने पर भी व्यक्ति का 140/90 या इससे अधिक होता है, तो अति तनाव प्रदर्शित करता है, जो भी होगा। उच्च रक्तचाप हृदय की बीमारियों को जन्म देता है तथा अन्य महत्वपूर्ण अंगों जैसे मस्तिष्क तथा वृक्क जैसे अंगों को प्रभावित करता है। हृदय धमनी रोग में देखिएगा क्या है। हृदय धमनी बीमारी या रोग को प्रायः आपका एरिथ्रोकार्डिया यानी कि एथेरोस्क्लेरोसिस के रूप में संदर्भित किया जाता है, जिसमें हृदय पेशी को रक्त की आपूर्ति करने वाली वाहिनियां प्रभावित होती है। यह बीमारी धमनियों के अंदर आपका कैल्शियम, वसा तथा अन्य रेशीय ऊतकों को जमा होने से होता है, जिससे धमनी की अवकाशिका संकरी हो जाती है। देखिएगा नेक्स्ट में आपका क्या है, हृदय सूल यानी कि एंजाइना। इसको एंजाइना पेक्टोरिस यानी कि हृदय सूल पेक्टोरिस भी कहते हैं। हृदय पेशी में जब पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं पहुंचती है तब सीने में दर्द, वज्र, पीड़ा होता है, तो एंजाइना यानी कि हृदय सूल की पहचान है। हृदय सूल स्त्री या पुरुष दोनों में किसी भी उम्र में हो सकता है, लेकिन मध्यावस्था तथा वृद्धावस्था में समानता होता है। यह अवस्था रक्त बहाव के प्रभावित होने से होती है। हृदय पाठ यानी कि हृदय फेल्योर, ठीक है। तो यहाँ पे आपका क्या है, हृदयपात वो अवस्था है जिसमें हृदय शरीर के विभिन्न भागों को आवश्यकता अनुसार प्राप्त आपूर्ति नहीं कर पाता है। इसको कभी-कभी संकुलित हृदयपात भी कहते हैं, ठीक है ना? क्योंकि फुफ्फुसीय का संकुलन हो जाना भी उस बीमारी का प्रमुख लक्षण है। हृदयपात ठीक हृदयघात की भांति नहीं होता, जहाँ हृदयघात में हृदय की धड़कन बंद हो जाती है, जबकि हृदयपात हृदय पेशी की रक्त आपूर्ति अचानक अपर्याप्त हो जाने से या आकाश क्षति पहुंचती है। तो ये थी क्लासेस डियर आज का। आई होप कि मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा जरूर से यदि आपके लिए हेल्पफुल हो रहा हो तो, और कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। थैंक यू। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। अब ये चैप्टर लगभग लगभग ये जो आपका 11 क्लास है एंड होने वाला है, क्योंकि इसमें टोटल चैप्टर 19 है और उसके बाद 12 हम स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।